कक्षा 9 के सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री राम क्लासेस में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे 24 अप्रैल 2025 को होने वाले वार्षिक परीक्षा 2024-25 का जो आपका सूचना प्रौद्योगिकी का पेपर रहेगा। 24 तारीख को जो पेपर होने वाला है आपका 11:30 बजे से आपके 2:45 के बीच में पेपर रहेगा ये आपके सेकंड पारी में। तो ये वाला पेपर आपका शुरुआती पेपर है, सबसे पहले पेपर आपका यही रहने वाला है। इसमें आपका जो बोर्ड के अनुसार जो आपका वार्षिक परीक्षा का जो पेपर पैटर्न आया, ब्लूप्रिंट आया है, उसके अकॉर्डिंग ये पूरा पेपर है। आपके 70 नंबर का पेपर रहेगा और 3.25 घंटे का आपको समय मिलेगा, जिसमें आपके 4 तो अब सदस्य के प्रश्न आएंगे, 4 रिक्त स्थान के क्वेश्चन आएंगे और 8 प्रश्न आपके 2-2 नंबर के पूछे जाएंगे, 3 प्रश्न 3-3 नंबर के आएंगे और 3 प्रश्न 4-4 नंबर के आएंगे और 3 प्रश्न आपके 7-7 नंबर के आने वाले हैं। तो ये पूरा पेपर 25 नंबर का 25 प्रश्न जो आपके 70 नंबर के पूछे जाएंगे उसको इस वीडियो में सोल्व करेंगे। वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेना ताकि आपका जो 24 अप्रैल को जो पेपर होगा वो बहुत ही शानदार होगा। इसके अलावा आप और भी जो पेपर प्राप्त करना चाहते हैं तो आप ऐप के अंदर जो टेस्ट सीरीज है उसको आप देख सकते हैं। ऐप के अंदर आपको खूब सारे पेपर मिल जाएंगे, हर विषय की प्रैक्टिस के लिए उपलब्ध है। आप उनको एक बार ज़रूर विजिट करें, आपको काफ़ी फ़ायदा उसमें मिलेगा। और जो बच्चा टॉप टेस्ट सीरीज में जो आपका जो टॉप 3 में बच्चा रहेगा, उन टॉप 3 बच्चों को टेस्ट सीरीज वाले टॉप 3 बच्चों को मिलेगा 1100 रुपये की पुरस्कार राशि। अगर आपको भी प्राप्त करनी है पुरस्कार राशि तो आप जो 99 वाली जो टेस्ट सीरीज वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें खूब सारे पेपर उसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ये पेपर भेजा है रफ़ीक खान कुंपलिया ने बाड़मेर ज़िले से, तो सबसे पहले धन्यवाद करते हैं रफ़ीक खान का। आप भी हमें अपना पेपर इस नंबर पे भेज सकते हैं 7568350069 पर, मैं उसका सोल्यूशन आपको यहाँ पे करवा दूंगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर इस वीडियो में सोल्व कर लेते हैं। पहला प्रश्न, और देखो ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो आपकी किताब के पीछे के जो प्रश्न है वहाँ से पूछे गए हैं। तो आपको अपनी किताब के पीछे के सभी प्रश्न जो अच्छे से याद कर लेना है। किताब कहाँ से मिलेगी आपको, तो किताब अपने ऐप के ऊपर उपलब्ध है, कक्षा 9 की टेस्ट सीरीज में ही मिल जाएगी, या फिर आप जो फ्री मटेरियल वाला ऑप्शन में जाकर ना वहाँ पर आपको इसकी किताब भी मिल जाएगी। पहला प्रश्न ये है कि 1 बाइट में कितने बिट होते हैं, तो 1 बाइट में बिट की संख्या होती है वो 8 होती है। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 1 बाइट में 8 बिट होते हैं। अच्छा, ये 8 बिट तो ये ठीक है, 1 बाइट के बराबर होगा, तो ये फिर 4 बिट के बराबर कितना होता है, तो 4 बिट के बराबर 1 निब्बल होता है। ये भी आपको अच्छी प्रकार से याद कर लेना है। तो 16 बिट में कितने बाइट हो जाएंगे, तो इसमें आपके 2 बाइट हो जाएंगे। और 32 बिट हैं, फिर इसमें आपके कितने बाइट हो जाएंगे, 4 बाइट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कि कीबोर्ड है, तो कीबोर्ड एक किस प्रकार का उपकरण है। कीबोर्ड एक जो इनपुट उपकरण है। आपके ये प्रश्न है जो पिछले पेपर में भी था और इस पेपर में भी है। मैं आपके सूचना प्रौद्योगिकी के लगभग है जो 8 से 10 पेपर सोल्व करवा रहा हूँ, उसमें से आपके 100% 70 में से 70 के जो आपके क्वेश्चन आंसर आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। आप उन वीडियोज़ को भी देख लेंगे तो भी आपके जो अच्छी प्रकार से जो अच्छे स्कोर प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि यही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में हूबहू वापस आने वाले हैं। तो कीबोर्ड क्या है, कीबोर्ड एक प्रकार का इनपुट उपकरण है, ठीक है। और माउस की पूछे तो माउस भी आपका एक प्रकार का इनपुट ही उपकरण है। बात कर लेते हैं आउटपुट उपकरण की, तो आउटपुट उपकरण में आपको किन किन का नाम याद कर लेना है। आप स्पीकर का नाम याद कर सकते हैं, आउटपुट में स्पीकर है। आप मॉनिटर का नाम याद करें, मॉनिटर है। आप जो प्रिंटर का नाम याद कर लेना, प्रिंटर, प्लॉटर, ये सभी आपके क्या हैं, आउटपुट उपकरण के उदाहरण हैं। पेज की आकृति हो सकती हैं, तो ये लगभग जो हर पेपर में पूछा गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। अब तक तो ये इनके उत्तर आपको अच्छे से याद हो गया होगा। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप ये दोनों ही आपकी क्या हैं, पेज की आकृति हैं। ये सारे के सारे आपके जो प्रश्न है वो आपकी किताब के पीछे के प्रश्न हैं। तो आप किताब के जो पीछे के प्रश्नों का एक वीडियो और मैं आपके अपलोड करूँगा, उसको आप ज़रूर देख लेना। प्रथम स्थापित इंटरनेट नेटवर्क का नाम क्या था, तो वो आपके अपरानेट था। क्या नाम था इसका, अपरानेट। तो ये सभी आप अच्छे से याद कर लेना। प्रथम स्थापित जो इंटरनेट था उसका नाम क्या था, इंटरनेट था। अच्छा, इस नेटवर्क इंटरनेट को और क्या कहा जाता है, तो इंटरनेट को नेटवर्कों का नेटवर्क भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन मैंने आपको व्हाट्सअप में भी पूछे हुए हैं। व्हाट्सअप ग्रुप भी अगर आपने ज्वाइन कर रखा होगा तो वहाँ पर आपको ये सारे क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो आप ज़रूर व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, क्योंकि व्हाट्सअप ग्रुप में अब मैं आपके रोज़ाना खूब सारे वीडियो अपलोड करूँगा, तो यूट्यूब आपको नोटिफिकेशन नहीं देगा। तो जाहिर सी बात है, अगर आप जो यूट्यूब के अंदर वेट करेंगे तो आपको वीडियो सारे नहीं मिलेंगे। तो आप व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहाँ पर जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो 4 क्वेश्चन आपके 1.5 नंबर के पूछे जाएंगे, ठीक है। और 4 प्रश्न आपके जो रिक्त स्थान के आने वाले हैं। स्लाइड लेआउट मुख्यतः कितने प्रकार का होता है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा हुआ प्रश्न है। तो ये आपके इसका उत्तर क्या रहेगा, 4 रहेगा, ठीक है। 4 प्रकार के होते हैं। नेटवर्कों का नेटवर्क किससे कहा जाता है, तो इंटरनेट को नेटवर्कों का नेटवर्क कहा जाता है।
तो इंटरनेट को नेटवर्कों का नेटवर्क कहा जाता है। ये सारे के सारे क्वेश्चन मैंने पहले भी बताए हुए, वापस रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपका जो प्रश्न है कोई गलत ना हो। किसी भी कागज़ पर छपा हुआ आउटपुट क्या कहलाता है, तो उसको क्या कहते हैं, इसको हार्ड कॉपी कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं, हार्ड कॉपी कहते हैं। प्रिंटर के द्वारा जो छपा हुआ कॉपी होती है उसको हार्ड कॉपी कहा जाता है। WWW इसकी खोज किसने की, तो टिम बर्नर्स ली के द्वारा इसकी खोज की गई थी। तो टिम बर्नर्स ली के द्वारा इसकी जो खोज की गई थी, तो याद कर लेना, टिम बर्नर्स ली ने इसकी खोज की थी। WWW का पूरा नाम क्या होता है, तो वर्ल्ड वाइड वेब इसका पूरा नाम होता है। ये आपके 4 तो अबसद के क्वेश्चन आएंगे और 4 आपके रिक्त स्थान के आएंगे, 1.5 नंबर के आएंगे। पूरा आपके पेपर पैटर्न पर आधारित ये पेपर है जो आपके बोर्ड ने जारी किया, उसी के आधार पर ये पूरा पेपर मैं आपको समझा रहा हूँ। ऐप के ऊपर जो आपके टेस्ट सीरीज है उसको एक बार आप ज़रूर विजिट करना, काफ़ी बेनिफिट रहेगा आपको। 99 की इसकी भी जो आप ज्वाइन कर सकते हैं इसको 99 में, और जो बच्चा टॉप 3 में आएगा उसको 1100 की पुरस्कार राशि भी मिलने वाले हैं। तो एक बार मैं आपको अपने जो पुराने पेपर्स वगैरह हैं PYQ वो एक बार बताता हूँ आपको किस प्रकार से ये सारे पेपर आपको मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आपको ऐप को डाउनलोड कर लेना है। ऐप डाउनलोड करने के बाद में अपना जो ऐप ओपन कर लेना है, OTP वगैरह अपने फिल करके आप अपनी तो लॉगिन कर लेना। फिर आपको जो अपने स्टोर में जाना है, ऐप के अंदर आपको कहाँ जाना है, स्टोर में जाना है। तो यहाँ पर आपको स्टोर में जाना है अपने ऐप के अंदर। ऐप के अंदर आप स्टोर में जाएंगे तो यहाँ पर आपको कई सारी टेस्ट सीरीज मिलेगी, जिसमें आपको जो कक्षा 9 की टेस्ट सीरीज के अंदर आपको जाना है। तो कक्षा 9 की टेस्ट सीरीज़ के अंतर्गत आपको ये यहाँ पर आपको मिलेगी कक्षा 9 की टेस्ट सीरीज़। तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। कक्षा 9 की ये टेस्ट सीरीज़ है जिसमें आपको कंटेंट वाला ऑप्शन में जाना है और यहाँ पर आपको देखना है ये PYQ। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 257 पे जो आपके PDF है वो केवल आपके पेपर है, पुराने पेपर। इसके अलावा आपके जो ब्लूप्रिंट मिल जाएगा, आपके कौन सा प्रश्न कितने नंबर का आएगा, कौन सा पेपर में, वो सारा मिल जाएगा आपको। टेस्ट मिल जाएंगे आपको इसमें, चैप्टर वाइज आपको टेस्ट मिलेंगी। इसके अलावा PDF मिल जाएगी जो नोट्स वगैरह है उन सभी की, और ये सभी चीज़ आपको अपने टेस्ट सीरीज के अंदर आपको मिलने वाली है। पुराने पेपर आप देख सकते हैं। सबसे ऊपर आप क्लिक करेंगे तो गणित के इसमें आपको जो 45 पेपर पड़े हुए हैं, विज्ञान के 40 पेपर है, सामाजिक के 38 पेपर है, अंग्रेजी के 37 पेपर है, संस्कृत के 23 पेपर है, हिंदी के 28 पेपर है, और सूचना प्रौद्योगिकी के आपके 16 पेपर है, स्वास्थ्य शिक्षा के आपके 15 पेपर है, और ये राजस्थान GK के आपके 15 पेपर पड़े हुए हैं। जो विद्यार्थी इन पेपर्स को भी अच्छे से तैयार कर लेगा तो आराम से उसका जो स्कोर बहुत ही शानदार प्राप्त हो जाएगा। और ये गणित के सारे पेपर्स आप यहाँ पे देखेंगे। निश्चित रूप से जो बच्चा ये पेपर्स अगर आप सोल्व कर लेते हैं तो आपके जो गणित में और बाकी सभी सब्जेक्ट में भी पूरे में से पूरा स्कोर आप जो प्राप्त कर सकते हैं। मैं भी इन पेपर्स का सोल्यूशन करवा रहा हूँ यहाँ पे, उनको भी आप देख सकते हैं। साथ ही आप खुद भी इनको जो सोल्यूशन कर सकते हैं। तो एक बार ज़रूर विजिट करना। और जो बच्चा इन सभी में टॉप 3 में आएगा टेस्ट सीरीज़ के अंतर्गत, जो टॉप 3 का रिजल्ट रहेगा, उन टॉप 3 बच्चों को मिलेगा 1100 रुपये की पुरस्कार राशि। तो आपको भी प्राप्त करनी है तो आप एक बार टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करके इन पेपर की तैयारी कर सकते हैं ताकि आपका स्कोर बहुत ही अच्छा हो सके। तो 4 और 4 8 ये तो क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। फिर आपके 9 से लगा के 16 तक के जो प्रश्न है वो आपके 2-2 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। ये 9वां प्रश्न आपके कि सर्च इंजन के आपको नाम बताने, प्रमुख सर्च इंजन कौन कौन से, ये 2 नंबर का क्वेश्चन आपके पूछा जाएगा। तो ये इस 9वां क्वेश्चन आपके कौन से पार्ट से आएगा वो हम इसमें देख लेते हैं। तो चौथा चैप्टर आपके इंटरनेट तकनीकी, जो कि आपके 14 नंबर का चैप्टर है। एक बड़ा जो क्वेश्चन है वो आपके इस पार्ट से पूछा जाने वाला है। देखो अभी ये ऊपर आया था अपरा नेट, तो अपरा नेट वाला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था। सबसे पहले जो शुरुआत की गई थी नेटवर्क की, वो नेटवर्क आपके अपरा नेट था, जो कहाँ से कहाँ तक शुरू किया गया था। 1969 में अमेरिका के रक्षा विभाग ने अपने साथ जो कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय तथा स्टैनफोर्ड अनुसंधान संस्थान के नेटवर्क को जोड़ करके इंटरनेट की शुरुआत की थी। तो ये अपरा नेट सबसे पहले जो इंटरनेट जो शुरुआत था वो आपके अपरा नेट था। इसके अलावा जो आपका इसमें पूछा जा रहा है कि एक तो ये WWW, ये इसका जो पूरा नाम आपको याद कर लेना है, वर्ल्ड वाइड वेब है इसका पूरा नाम। और बाकी फिर इसमें आपकी एक जो कुछ कंपनी है जो कि इंटरनेट सेवा प्रदान करती है। जैसे भारत में आपकी जो 2 चलती हैं, एक तो BSNL चलती हैं जो कि अपने सरकारी कंपनी है ये BSNL, BSNL ये भारत संचार निगम लिमिटेड है। और एक आपकी आती है MTNL जो महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड होती हैं। इसके अलावा एक आपकी विदेशों में जो इंटरनेट सेवा प्रदान करती हैं उसका नाम आपके VSNL है, यानी कि विदेश संचार निगम लिमिटेड होता है। अपने इसमें पूछा गया है कि आपके जो सर्च इंजन के नाम आपको उसमें बताना है। तो सर्च इंजन कौन कौन से उनको हम इस वीडियो में
आगे आपको यहाँ पे कवर करके बताते हैं। तो सर्च इंजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। तो सर्च इंजन का नाम आपको अच्छे से याद कर लेना। सर्च इंजन या फिर आपकी जो खोज इंजन के दोनों एक ही नाम है। सर्च इंजन या खोज इंजन एक ही है। जैसे गूगल, अपन कोई भी चीज़ खोज करते हैं, आपको जाननी हो तो आप गूगल करते हैं, तो वो आप एक प्रकार का सर्च इंजन है। तो ये सर्च करते हैं तो वो आपका क्या हो जाएगा, एक सर्च इंजन हो जाएगा। जैसे गूगल हो गया, याहू हो गया, और ask.com हो गया, amazon.com हो गया, बिंग हो गया और अबाउट हो गया। ये सभी नाम आप इस डिब्बे से याद कर लेना। ये सभी आपके क्या हैं, विभिन्न प्रकार के सर्च इंजन हैं। इसमें भी एक जो सबसे ज़्यादा काम में लिया जाता है वो आपका गूगल है। सबसे ज़्यादा काम में आने वाला सर्च इंजन कौन सा है, तो गूगल सबसे ज़्यादा काम में लेते भी वर्तमान में। और एक ऐसा सर्च इंजन जो विद्यालयों में मुफ्त में आपकी जो मुफ्त जो फ्री जो विज्ञापन मुफ्त है, जो आपको खोज को दर्शाता है, वो आपका बिंग है। ठीक है, इस बिंग का भी नाम आपको याद कर लेना है। माइक्रोसॉफ्ट का है ये बिंग, और ये एक ऐसा सर्च इंजन है जो कि स्कूलों में मुफ्त में विज्ञापन युक्त है, जो विज्ञापन मुक्त खोज की सुविधा प्रदान करता है। यानी कि कोई भी है जो सर्च करेंगे तो वहाँ पर आपको कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं दिखेगा। तो वर्तमान में गूगल, याहू, बिंग अनेक प्रकार के जो सर्च इंजन उपलब्ध हैं। फिर आपको ईमेल का पूरा नाम पूछे तो याद कर लेना। ईमेल का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। और इंटरनेट में सबसे अधिक उपयोग आने वाली जो चीज़ है उसका नाम क्या है, आपके ईमेल है। इलेक्ट्रॉनिक मेल इसका पूरा नाम होता है। एक फुल फॉर्म के रूप में ये आपको नाम याद कर लेना है। HTML का हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, और एक आपका HTML वो हो जाएगा, और एक आपके जो HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये फुल फॉर्म इसके जो आपको अच्छे से याद कर लेनी है। इसके अलावा आपको कुछ वेब ब्राउज़र हैं, इनके नाम आपको याद कर लेना है। वेब ब्राउज़र कौन कौन से होते हैं, वेब ब्राउज़र, तो वेब ब्राउज़र जिसमें आप कोई चीज़, जैसे गूगल को आपको खोलना है, ओपन करना है, तो गूगल आप किस में खोलते हैं, गूगल क्रोम में चलता है, तो आप उसमें, तो ये वेब ब्राउज़र है गूगल का, गूगल क्रोम। तो जैसे आप यहाँ पे देखेंगे, एक तो इंटरनेट एक्सप्लोरर है, मोजिला फायरफॉक्स है, गूगल क्रोम है, और नेटस्केप नेविगेटर है, और सफारी है। मैंने ये क्वेश्चन आपको अपने व्हाट्सअप ग्रुप में भी पूछा था, आपको याद होगा। व्हाट्सअप ग्रुप में भी मैंने आपको ये पूछ रखा है। तो व्हाट्सअप ग्रुप इसलिए ज्वाइन करना ज़रूरी, क्योंकि मैं आपको वहाँ पर कई सारे और एक्स्ट्रा चीज़ें भी आपको वीडियो के अलावा भी देखने को मिलती हैं। तो व्हाट्सअप ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि सारा नोटिफिकेशन वगैरह आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें वहाँ पे सबको देखने को मिलेगी। और पेपर से पहले आपको और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेगा, वो आपको अपने व्हाट्सअप ग्रुप में ही देखने को मिलेंगे। तो ये प्रमुख है जो आपका वेब ब्राउज़र है, इनको नाम देख लेना। फिर आपकी क्वेश्चन नंबर आपके 10वां है। 10वें क्वेश्चन में आपको 25 एक दशमलव आधार वाली संख्या है, इसको द्विआधारी बाइनरी संख्या में परिवर्तित करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा आपके लिए भी नया हो सकता है। तो आइए इसको अपन है जो दशमलव आधारी संख्या से इसको द्विआधारी बाइनरी संख्या में बदलने के लिए सीखते हैं। तो किस प्रकार से इसको सीखा जाता है, आइए मैं आपको थोड़ा सा डिटेल से समझाता हूँ इसको। तो यहाँ पर जैसे ये संख्या है 25, और इसका जो आधार है वो 10 है। ठीक है, तो इसको 10 आधार वाली संख्या, ये इसको 2 आधार वाली संख्या में चेंज करना है। तो हमें क्या करना है कि ये जो संख्या है 25, इसमें 2 का भाग लगाना है, इसमें 2 का भाग लगाना है। तो देखो 25 में भाग देंगे 2 का, तो कितनी बार जाएगा, 12 बार भाग चला जाएगा, और बचेगा कितना, 1 बचेगा। तो भागफल कितना है आपके 12, और शेषफल कितना आया 1। अब अगली स्टेप में क्या करेंगे, अगली स्टेप में इसका शेषफल हम 1 यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, और अब हम भाग किस में देंगे, अब भाग देंगे 12 में। 12 में किसका भाग देंगे, 2 का भाग देंगे। तो 12 में भाग देंगे 2 का भाग देंगे, तो 12 में 2 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। तो ये 6 बार भाग चला जाएगा। शेषफल कितना आया, 0 आया। अब किसका भाग देंगे, अब यहाँ पर भाग देंगे, यहाँ पे देखो भाग तब तक देते रहने जब तक कि यहाँ पर जो शेषफल जो भागफल है वो 0 नहीं आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो वापस 6 में भाग देना है 2 का, तो 6 में भाग देंगे 2 का, तो 6 में भाग देंगे 2 का, वो 3 बार जाएगा। फिर 3 में भाग देंगे, और ये शेषफल इसका 0 आएगा। तो इसका भी शेषफल ये 1 है, इसका 0 है, इसका तो है 1, इसका है 0, और इसका भी है 0, तो 0 आ जाएगा एक और। फिर हम 3 में भाग देंगे 2 का, तो 3 में भाग देंगे 2 का, जो 1 बार जाएगा, और कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो इसका शेषफल कितना आएगा, आपके 1 आएगा। ठीक है, और फिर हम इसमें भाग देंगे 3 में भाग दे दिया, और अब 1 में भाग देंगे 2 का। जब 1 में भाग देंगे 2 का, यहाँ पर भाग देंगे 1 में, वो भाग देंगे 2 का। तो इसका जो
भागफल है वो क्या, एक में अब देखो दो का भाग एक में तो जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको 0 बार भाग दे देंगे, 0 बार चला जाएगा और यहाँ पर आपका 0 आ जाएगा। शेषफल कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपके 1 आ जाएगा। तो ये भाग देंगे हम। अब इसको उल्टे क्रम में लिखना है, इसको उल्टे क्रम में लिखना है, नीचे से ऊपर की ओर लिखना है और आपका जो ये द्विआधारी संख्या बन जाएगी। देखो सबसे पहले आप इसमें लिखेंगे, देखो एक शेषफल 0 0 और फिर 1 है, तो इसको लिखेंगे हम यहाँ पे। ये क्या हो जाएगा आपका 25 की घात, ये 25 का आधार 10 से इसको बदलने द्विआधारी में, तो ये संख्या क्या हो जाएगी आपकी 1 1 0 0 1 और यहाँ पे नीचे लिख लेना आपको 2। तो ये आपका जो द्विआधारी संख्या में चेंज हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि थोड़ा बहुत आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया हो तो एक बार इस वीडियो को वापस देखें, आपको और समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं करना आपको, जिस आधार में चेंज करना है उस आधार का भाग देना है। तो 2 आधार में चेंज करना है तो उसको 2 का भाग देंगे इसके 25 में। जैसे इसको 42 को चेंज करना है द्विआधारी में, ठीक है, तो इसमें हम 42 में 2 का भाग देंगे, ठीक है, फिर वापस ये जो ये चला जाएगा भाग, और इस प्रकार से आपको ये पूरा ये 2 का भाग देंगे, फिर वापस 2 का भाग देंगे, 2 का भाग देते हुए शेषफल ज्ञात करना है और उसको उल्टे क्रम में लिखना है। अगला जो प्रश्न आपका ये है कि विपो का पूरा नाम बताइए और HTML का पूरा नाम बताइए। तो HTML का पूरा नाम तो मैं आपको बता चुका हूँ, हाइपर टेक्स्ट मल्टीपल लैंग्वेज इसका जो पूरा नाम होता है, मार्कअप लैंग्वेज होता है, और हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसका पूरा नाम होता है। और आपको कमेंट करके बताना है HTTP का पूरा नाम। इस HTTP का पूरा नाम क्या होता है, कमेंट करके बताना। हम इसमें देखते हैं आपका विपो का पूरा नाम क्या होता है। तो ये है विपो यानी कि आपका जो लास्ट 8वां पार्ट है इसमें, उसमें दे रखा है ये विपो का पूरा नाम। तो विपो का जो पूरा नाम होता है वो आपका वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन कहा जाता है। और इसकी जो स्थापना है, इसकी स्थापना 1967 में आपके संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जो जेनेवा में इसकी जो स्थापना की गई थी। तो ये बौद्धिक संपदा के अधिकार के संरक्षण हेतु ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संस्था का जो स्थापना की गई थी। तो ये आपके विश्व के 184 देशों में इसके सदस्य हैं विपो के, और भारत भी संगठन का जो सदस्य है। यह संगठन जो 24 अंतर्राष्ट्रीय संधियों का संचालन करता है। इसके अलावा आपको WTO को पूरा नाम पूछें, WTO, तो आपके ये पूरा नाम हो जाएगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन इसका पूरा नाम होता है। तो ये सारे पार्ट के पीछे के प्रश्न उत्तर देख सकते हैं आप। ये विपो का पूरा नाम आपके यहाँ से पार्ट के पीछे से पूछा हुआ है, तो ज़रूर आप इसको अच्छे से याद करें। आप जो TRIPS ट्रिप्स का भी पूरा नाम आप याद कर लें, ठीक है, ट्रिप्स का भी पूरा नाम आपको याद कर लेना है। इसके अलावा आपको एक चीज़ और याद करनी है, सर्वाधिक लोकप्रिय सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सी है। तो मैंने आपको ये प्रश्न अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी पूछा हुआ है। इसका उत्तर आपको क्या करना है, फेसबुक करना है, ठीक है। फेसबुक के जो यूज़र वो दुनिया में सबसे ज़्यादा हैं, वो सबसे ज़्यादा जो यूज़ में ली जाने वाली सोशल साइट है, तो इसको आप अच्छी प्रकार से याद रखें, ठीक है। तो ये प्रश्न आपके जो यहाँ से पूछा गया है, ये वाली जो सोशल साइट्स विभिन्न प्रकार की, जैसे आपके यूट्यूब सोशल साइट है, ट्विटर है, फेसबुक है, लिंक्डइन है, ठीक है, और ये सारे के सारे जो आपको अच्छे से याद रखना है। इसके अलावा टेलीग्राम वगैरह हैं, ये सभी आपको याद रखना है। विश्व में सबसे ज़्यादा जो काम में लेने यानी कि इस्तेमाल की जाने वाली जो यूज़र हैं वो आपके फेसबुक के हैं। 1 अरब 28 करोड़ फेसबुक यूज़र से, ये पुराना डाटा है, ये नए डाटा आ चुके हैं। तो अभी जो आपके जो इंस्टाग्राम है, फ्लिंकर हैं, लिंक्डइन है, माई स्पेस है, और कोड, ट्विटर, फेसबुक, ये सभी आपके क्या है, सोशल साइट है, ठीक है, नेटवर्किंग है, सोशल नेटवर्किंग है। तो इनका भी नाम आपको याद रखना है। इसके अलावा एक जो ऊपर नाम आया था उसका भी नाम आपको याद कर लेना, ट्रिप्स वाला, ठीक है। तो ट्रिप्स का पूरा नाम क्या होता है, ये पूरा नाम होता है एग्रीमेंट ऑन द ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ये ट्रिप्स का पूरा नाम होता है। तो ये भी आपको नाम पूरा यह रखना है। अगला जो आपका प्रश्न आता है वो है कि प्रोजेक्टर और मॉनिटर के कार्य लिखना है। मेमोरी कितने प्रकार की होती है, लेन की 2 विशेषता बताइए, और मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज की प्रक्रिया को समझाइए। सारे क्वेश्चन मैं पहले भी आपको करवा चुका हूँ, एक बार और देख लेते हैं इनको। तो ये आपके प्रश्न यहाँ से पूछा हुआ है कि मॉनिटर क्या कार्य करता है, मेमोरी कितने प्रकार की होती हैं। तो आइए इसके देख लेते हैं। मेमोरी मुख्यतः जो हमारे 2 प्रकार की होती हैं। मुख्य मेमोरी जो होती है हमारे 2 प्रकार की होती है, एक तो आपकी मुख्य मेमोरी और एक द्वितीयक मेमोरी, प्राथमिक मेमोरी और एक द्वितीयक मेमोरी। और प्राथमिक में फिर आपके रैम रोम आता है। तो ये आप मेमोरी का नाम इसमें आप याद रखेंगे, ये प्राथमिक मेमोरी है। और द्वितीयक मेमोरी में क्या क्या आता है, तो आपके चुंबकीय टेप है, चुंबकीय डिस्क है, हार्ड डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क है, CD रोम है, ये द्वितीयक संग्रहण युक्तियों में
आता है। तो मेमोरी मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं, प्राथमिक मेमोरी और द्वितीयक मेमोरी। फिर हम बात कर लेते हैं कि मॉनिटर का क्या कितने प्रकार का होता है। तो मॉनिटर का जो प्रकार होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, CRT मॉनिटर और FPD मॉनिटर। फिर हम देख लेते हैं कि आपके जो मॉनिटर के और इसके जो इनके प्रोजेक्टर के कार्य क्या क्या हैं। तो आइए देख लेते हैं प्रोजेक्टर क्या क्या काम करता है। तो प्रोजेक्टर जो होता है वो यह कंप्यूटर की स्क्रीन पर जो होने वाली घटनाओं को, चित्रों को, सूचनाओं को बड़े पर्दे पर दिखाता है, जिससे लोगों को जो बड़ा समूह उसको दिखाया जा सके। इसका उपयोग मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन के लिए किया जाता है। आज के युग में शिक्षा के क्षेत्र में इसका बहुत ही उपयोग किया जा रहा है। एक प्रकार की आउटपुट उपकरण है, याद करना इसको। और स्पीकर भी आपका जो आउटपुट उपकरण का उदाहरण है। फिर सेकंड नंबर पे आता है आपका मॉनिटर। तो मॉनिटर क्या है? मॉनिटर जो सबसे ज़्यादा काम आने वाली आउटपुट युक्ति है। प्रश्न बन सकता है आपके यहाँ पे कि सबसे ज़्यादा काम में आने वाली आउटपुट युक्ति का नाम बताइए। तो फिर आपको क्या नाम बताना है? मॉनिटर का नाम बता देना कि सबसे ज़्यादा जो काम आने वाली आउटपुट युक्ति कौन सी है, वो आपके मॉनिटर है। ठीक है, तो मॉनिटर का नाम आप बताएंगे। इसके अलावा इसमें इसका उपयोग क्या क्या है? तो यूज़र जो होता है वो मॉनिटर के द्वारा कंप्यूटर से जो इंटरेक्ट करता है, अंतर्क्रिया करता है। और यह एक टीवी जैसे आकृति का होता है। इसको VDU का फुल फॉर्म आपको याद कर लेना है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है। और माइक्रो कंप्यूटर मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। मॉनिटर माइक्रो कंप्यूटर में मुख्यतः दो प्रकार के जो मॉनिटर वो काम में लिए जाता है। एक तो CRT कंप्यूटर मॉनिटर होता है और FPD मॉनिटर होता है। तो CRT मॉनिटर का मतलब क्या होता है? कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर होता है। और CRT मॉनिटर की जो स्क्रीन होती है इस पर जो फास्फोरस का लेप होता है, ये भी प्रश्न आपके पूछा हुआ है, इसको भी याद कर लेना। और स्क्रीन पर जो छोटे छोटे बिंदु होते हैं, ठीक है, स्क्रीन जो होती है उस पर जो आकृति होती है वो छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर बनती होती है, इनको पिक्सल कहा जाता है। पिक्सल वाला प्रश्न भी आपके पूछा हुआ प्रश्न है, याद कर लेना। ठीक है, तो ये आपको याद रखें, पिक्सल कहा जाता है इसको। इसके अलावा जो CRT मॉनिटर है वो सस्ते होते हैं और उच्च कोटि की जो रंगीन आउटपुट देने की क्षमता भी रखते हैं। FPD मॉनिटर क्या होता है? तो FPD मॉनिटर जो होता है फ्लैट पैनल डिस्प्ले मॉनिटर के रूप में इसको जाना जाता है। ये नई तकनीक पर आधारित मॉनिटर हैं। फिर आपके अगला प्रश्न ये है कि मेमोरी के दो प्रकार बताइए। मेमोरी के प्रकार तो आपको देख लिए, प्राथमिक मेमोरी और द्वितीयक मेमोरी, और लेन की दो विशेषता और मिनिमाइज मैक्सिमाइज की जो प्रक्रिया है उसको समझाना है। तो देखो ये 7वां क्वेश्चन जो ये पूछा हुआ है, लेन की दो विशेषता लिखिए। तो लेन की विशेषता आपको इसमें लिखनी है। इसके अलावा आपके इसमें ब्लूटूथ का उपयोग पूछा जा सकता है। ठीक है, तो याद कर लेना ब्लूटूथ का उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है। और फिर आपके जो इसमें एक छोटे क्षेत्र में फैले नेटवर्क को क्या कहा जाता है? तो उसका नाम आपको लेन याद कर लेना है। लोकल एरिया नेटवर्क एक छोटे क्षेत्र का नेटवर्क होता है। बड़े क्षेत्र का जो नेटवर्क होता है उसको अपन महानगरों का, उसको अपन बड़े क्षेत्र का जो वाइड एरिया नेटवर्क कहलाता है। इसके अलावा आपको जो लेन वेन का इनका फुल फॉर्म भी याद करना है। और इम्पोर्टेंट आपका ये बनता है, ये गेटवे, स्विच, ब्रिज, इनकी डेफिनेशन भी आपको थोड़ी थोड़ी याद होनी चाहिए। मॉडेम का आपको जो फुल फॉर्म याद होना चाहिए। और बाकी ये टोपोलॉजी वगैरह इनको भी आपको अच्छे से एक बार ज़रूर देखना है। ये आपका वैन होता है, वाइड एरिया नेटवर्क होता है। तो ये एक विस्तृत क्षेत्र में जो नेटवर्क पहुंचाने में काम आता है वैन। ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क होता है। और हमें मेन का पूरा नाम पूछे तो आपको क्या करना है? मेन का पूरा नाम मैंने आपको पूछा भी था पिछले वीडियो में। तो मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क इसका फुल फॉर्म होता है। और हमें यहाँ पर लेन की जो विशेषता बतानी, तो लेन क्या होता है? लेन जो होता है एक सीमित भौगोलिक क्षेत्र में, इसका फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। आप एक तो ये लिख लेना, इसका जो फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क होता है। और यह नेटवर्क सीमित क्षेत्र, भौगोलिक क्षेत्र में जो कुछ किलोमीटर हो सकता है फैला होता है। किसी कार्यालय, बड़े संस्थान, कारखाने के विभिन्न कंप्यूटर की सूचना संसाधन को आदान प्रदान करने में काम आता है। इस नेटवर्क को सामान्यतः लेन कहा जाता है। लेन सामान्यतः छोटे क्षेत्र में फैले होते हैं। और जैसे किसी बड़े भवन या फिर कैंपस में लेन में एक मास्टर कंप्यूटर होता है जिसे सर्वर कहा जाता है। शेष डंब जो कंप्यूटर होते हैं जिसको टर्मिनल कहते हैं। तो एक लेन से जो मास्टर कंप्यूटर से ये बाकी सभी जो टर्मिनल जुड़े होते हैं। तो सर्वर सभी जो टर्मिनलों पर जो नियंत्रण रखता है। और लेन के सभी कंप्यूटर ट्विस्टेड पेयर केबल या फिर कोई एक्सियल केबल के द्वारा जुड़े होते हैं। साधारण एक लेन में जो 100 से ज़्यादा कंप्यूटर नहीं रखा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है संख्या। लेन छोटे होते हैं, इन्हें संभालना और उनकी देखभाल करना आसान होता है। ये भी एक इसकी विशेषता है। इनमें शॉर्ट सर्किट और अन्य अनचाहे संकेतों के कारण कभी कभी इसमें दोष भी आ जाते हैं। लेन एक ही केबल से सभी टर्मिनल्स को जोड़ता है, ये भी इसकी विशेषता है। फिर इसकी बड़ी विशेषता क्या है? तो लेन में जो डाटा संचरण की जो गति है वो तीव्र गति होती है, 10 से 100 मेगाबाइट प्रति सेकंड होती है, जो कि इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। तो ये सभी जो विशेषता आप इसमें लिखेंगे।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, फिर आपके पांचवा पार्ट है और पांचवें पार्ट में आपके प्रश्न दे रखा, देखो यहाँ पे कि मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज की क्रिया को समझाना है। एक तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, एक आपका ये जो कट कॉपी पेस्ट वाला प्रश्न है ये आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट जो प्रश्न बनता है वो ये बनता है कि आपके डोज और विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको क्या करना है, अंतर बताना है। ये क्वेश्चन भी आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है, तीसरा क्वेश्चन। और फिर आपके इधर निबंधात्मक में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, किसी भी फाइल को प्रिंट करने संबंधित क्रिया को विस्तार से वर्णन कीजिए। ये भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए इसका जो आपका जो मिनिमाइज मैक्सिमाइज वाला प्रश्न है इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो आपका मिनिमाइज मैक्सिमाइज वाला जो प्रश्न है वो यहाँ पे दे रखा है, इसका उत्तर आपको तो विंडो में आपके जो क्या करना है, मैक्सिमाइज विंडो को करना है। किसी भी विंडो को मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और रिस्टोर मैक्सिमाइज करना। तो किसी भी विंडो को हमें अपनी आवश्यकता अनुसार अनुरूप मिनिमाइज, रिस्टोर, मैक्सिमाइज कर सकते हैं। सबसे पहले मिनिमाइज कैसे करते हैं, तो यदि हम किसी विंडो को मिनिमाइज करना चाहते हैं तो हम इस विंडो को जो टाइटल है उस पर बार पर बने हुए एक माइनस का जो निशान होगा उस पर जो क्लिक करेंगे, माउस से क्लिक करेंगे इसके ऊपर। ऐसा करने के उपरांत में आपको मिनिमाइज विंडो का जो में टास्क बार पर दिखाई देगा। ऐसा करने पर डेस्कटॉप को पर खाली जगह आ जाएगी जो कि किसी अन्य प्रोग्राम को क्रियान्वित करने में उपलब्ध रहेगा। और रिस्टोर में क्या होता है, मिनिमाइज जो विंडो होता है वो अपनी सामान्य स्थिति में लाने के लिए टाइटल बार पर है जो ऊपर की तरफ 3 बटन में से एक 20 का जो बटन होता है उसको दबाएंगे और टास्क बार पर दिखाई देने वाले फाइल और प्रोग्राम का जो विकल्प होगा उसको माउस के द्वारा क्लिक करके विंडो पर अपनी सामान्य स्थिति में आ जाएगा। लास्ट बचा हुआ अपना मैक्सिमाइज। यदि कोई विंडो मिनिमाइज और रिस्टोर की हुई है उसे डेस्कटॉप पर संपूर्ण रूप से उपलब्ध कराने के लिए विंडो को टाइटल बार पर माउस को मैक्सिमाइज बटन पर माउस द्वारा क्लिक करेंगे और रिस्टोर बटन पर क्लिक करने के बाद में विंडो पर संपूर्ण डेस्कटॉप पर जो उपलब्ध हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और आपको जो रिस्टोर बटन काम में लेना है। ये पूरा इसका जो डायग्राम है इसको अच्छे से आपको याद रखना है। फिर आपका अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर की सीमाएं लिखनी है। कंप्यूटर की क्या सीमाएं होती हैं, कंप्यूटर के आकार के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक का वर्णन करना है। और इसके अलावा जो अगला प्रश्न है कि ई लर्निंग और ई वाणिज्य की परिभाषा लिखनी है। ये आपके 3 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये आपका पार्ट है, इसमें किताब का ये पार्ट है आपका ये कि ई वाणिज्य को परिभाषित कीजिए। एक तो ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और एक आपका ई लर्निंग वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनका आपको नाम यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। ई लर्निंग किसे कहते हैं इसकी परिभाषा लिखनी है और ई वाणिज्य की परिभाषा आपको यहाँ पे लिखनी है। तो नाम से पता चल रहा है ई लर्निंग यानी कि इंटरनेट के माध्यम से सीखना, और ई वाणिज्य का मतलब आपके क्या होता है, इंटरनेट के माध्यम से जो व्यापार करना, ये ई वाणिज्य कहलाता है। देख लेते हैं ई वाणिज्य क्या होता है। ई वाणिज्य उन वृहद ऑनलाइन व्यापारिक कार्यों को इंगित करता है जहाँ पर उत्पाद और सेवा खरीदी और बेची जाती हैं। यानी कि इंटरनेट के माध्यम से खरीदना बेचना ई वाणिज्य कहलाता है। ई वाणिज्य में क्या क्या आता है, तो ई व्यापार आता है, ई बैंकिंग आता है, ई शॉपिंग आता है। यानी कि इंटरनेट के माध्यम से व्यापार करना, बैंकिंग करना, शॉपिंग करना, ये ई वाणिज्य के भाग होते हैं। फिर आता है ई लर्निंग। तो इंटरनेट के यानी कि इलेक्ट्रॉनिक तरीक़ों से जो सीखने, प्रशिक्षण और शिक्षा के प्रोग्राम को प्रतिपादित करना ई लर्निंग कहलाता है। इसमें किन किन चीज़ों का द्वारा ई लर्निंग होती है, तो इंटरनेट में ई लर्निंग में इंटरनेट, इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट, ऑडियो वीडियो टेप्स, उपग्रह सब प्रसारण, इंटरेक्टिव टेलीविज़न, CD रोम आदि के द्वारा जो विषय वस्तु का प्रतिपादन किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ई लर्निंग और ये वाला जो ई वाणिज्य इसकी तो परिभाषा आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब कंप्यूटर की सीमा और कंप्यूटर के आकार के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार। तो ये आपका पहला ही पार्ट है। पहले पार्ट में आपका देखो प्रश्न नंबर 5 दे रखा है कि आकार के आधार पर आपके जो कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक का वर्णन करना है। और यहाँ से आपको जो अगला जो एक प्रश्न ये है कि कंप्यूटर की कोई 4 सीमाएं आपको लिखनी है, ठीक है। कंप्यूटर की सीमाएं क्या है, चौथा क्वेश्चन है ये। तो ये 4 सीमाएं लिखनी है। कंप्यूटर के 4 उपयोग आपको याद कर लेना है। कंप्यूटर की 4 विशेषता, इन 3 प्रश्नों में से एक प्रश्न तो आपका फिक्स परीक्षा में पूछा जाएगा। कंप्यूटर की विशेषता, कंप्यूटर की सीमा और कंप्यूटर के उपयोग, ये तो आपको अच्छे से याद कर लेना है। परीक्षा में 100% आपका प्रश्न पूछा जाएगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कंप्यूटर की जो सीमा वगैरह है या फिर विशेषता जो भी पहले आता है उसको हम यहाँ पे पहले देख लेते हैं। तो ये कंप्यूटर के विभिन्न भाग हैं जिसके अलग अलग प्रकार हैं इसमें। और फिर हम कंप्यूटर के जो आकार की सीमा ये देख लेते हैं, कंप्यूटर की क्या क्या सीमाएँ होती हैं, लिमिटेशन क्या क्या है कंप्यूटर के। तो कंप्यूटर की सीमाएँ का मतलब ये होता है कि इसमें इसकी जो कमी क्या क्या है कंप्यूटर में। तो कमी ये है कि कंप्यूटर को सोचने समझने की क्षमता नहीं होती है। यह एक जड़ मशीन है, केवल दिए गए निर्देशों पर ही कार्य करता है।
उसकी बुद्धिमत्ता देखें कंप्यूटर की, जो अगर आप माइंड देखें उसका, तो ये 2 साल के बालक से भी कम होता है कंप्यूटर का दिमाग, क्योंकि हम उसको जैसा इसको कमांड देते हैं वैसे वो आपका रिएक्ट करता है वो। तो वर्तमान में कुछ उच्च कोटि के जो कंप्यूटर हैं, कृत्रिम यानी कि इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डालने का प्रयास किया गया है। तो संभव हुआ तो कुछ समय बाद में जो ऐसे कंप्यूटर आ जाएंगे जो सोच समझ भी सकते हैं, जैसा कि आजकल जो AI का ज़माना है, आप AI के द्वारा जो कुछ जो नया इसमें देखने को मिलेगा। दूसरी क्या कमी है इसमें, कंप्यूटर की तकनीक में तेज़ी से परिवर्तन होता है, जिससे पुराने कंप्यूटर कम उपयोगी रह जाते हैं, और इस कारण जो कंप्यूटर को अपग्रेड कराने की आवश्यकता पड़ती है, जो कि काफ़ी महंगा पड़ता है। इनकी नए नए अपडेट आते रहते हैं, फिर जो पुराने कंप्यूटर जो अनुपयोगी धीरे धीरे होते जाते हैं, या फिर उनको अपडेट कराएंगे तो महंगा पड़ता है वो। कंप्यूटर में संग्रहण की महत्वपूर्ण सूचनाओं को सुरक्षित रखने के विभिन्न उपाय करने पड़ते हैं। ये सबसे अधिक खतरा होता है कंप्यूटर वायरस से। इसके अलावा ई-कॉमर्स, ई-बैंकिंग, ATM आदि में धोखाधड़ी के भी अनेक किस्से सामने आने लगे। ये कंप्यूटर की क्या है, ये लिमिटेशन है, सीमा है। फिर कंप्यूटर की जो विशेषता वो क्या है, तो विशेषता की बात करें तो कंप्यूटर की विशेषता में आप नाम लिखेंगे। गति, बहुत तेज़ गति से कार्य करता है। शुद्धता, बहुत ही शुद्धता के साथ परिणाम देता है। सक्षमता, कंप्यूटर जो कार्य करते करते कभी थकता नहीं है, यह निरंतर जो कई घंटों तक कार्य करने के बाद भी समान गति से कार्य करता रहता है। पावर ऑफ रिमेम्बरिंग, स्मरण शक्ति, मनुष्य में भी जो कंप्यूटर में भी मनुष्य की तरह जो एक मेमोरी होती है, जिसमें लाखों करोड़ों जो आंकड़े संग्रहित करके रखे जा सकते हैं। उपयोगिता, व्यापक उपयोगिता है, सब जगह पे आजकल जो कंप्यूटर काम में लेते हैं। स्वचालन, ऑटोमेशन है, ये स्वचालन ही इस गुण कंप्यूटर का जो ऐसा गुण है जो इसका प्रयोग मानव में श्रम और समय की बचत करता है। संग्रह क्षमता, स्टोरेज बहुत काफ़ी अधिक होती है, लाखों करोड़ों आंकड़े संग्रह करके रखे जा सकते हैं। तो ये सभी जो इसकी प्रमुख विशेषता है। फिर आता है आपका आकार के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण। तो आकार के आधार पर वर्तमान में 4 प्रकार के कंप्यूटर को वर्गीकृत किया गया है। पहला आपका माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है। माइक्रो कंप्यूटर, इसमें आपके जो अलग अलग प्रकार के कंप्यूटर होते हैं, ये आकार में छोटे होते हैं और कम कीमत के होते हैं माइक्रो कंप्यूटर। इनको घरों में, कार्यालय में, विद्यालय में जो कंप्यूटर होते हैं वो आपके माइक्रो कंप्यूटर ही होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर में क्या होता है, एक तो CPU होता है, इसमें आपका एक मेमोरी होती है, कार्य करने की गति बहुत ही कम होती है, और इसमें एक समय में एक ही व्यक्ति कार्य कर सकता है। इन्हें पर्सनल कंप्यूटर भी कहा जाता है, इसको PC भी कहते हैं। PC कई प्रकार के होते हैं, जैसे अपना खुद का PC होता है, वो डेस्कटॉप PC हो सकता है, ठीक है, या कंप्यूटर डेस्क कंप्यूटर, वेयर कंप्यूटर होते हैं जिनको टेबल पर रख के काम करते हैं, साइज़ में थोड़े बड़े होते हैं। इसमें CPU, मॉनिटर और कीबोर्ड, माउस आदि होते हैं। ये आपका जो डेस्कटॉप कंप्यूटर है। लैपटॉप, एक इसको जो ये ब्रीफ केस के समान होता है, और यह एक साइज़ में बहुत ही छोटे होते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से इसको ले जा सकते हैं। इसे व्यक्ति की गोद में रखकर जो कार्य कर सकता है। CPU, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस एक ही इसी के अंतर्गत होते हैं। इसमें पावर के लिए एक छोटी सी बैटरी भी होती है। फिर आता है आपका पाम टॉप कंप्यूटर, जिसको ये कंप्यूटर है जो लैपटॉप से थोड़ा छोटे होते हैं, इनको हथेली पर रख के चलाया जा सकता है। ये साइज़ में बहुत छोटे होते हैं और वज़न में बहुत हल्के होते हैं। इनके पावर के लिए एक बैटरी का उपयोग किया जाता है। इसकी जो क्षमता होती है वो लैपटॉप से थोड़ी कम होती है। ये आपका जो पाम टॉप कंप्यूटर होता है। फिर आपका आता है नोटबुक कंप्यूटर। तो नोटबुक कंप्यूटर है जो लैपटॉप कंप्यूटर की तरह ही होते हैं। इसको गोद में रखकर चलाया जा सकता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। इसमें CPU, माउस, कीबोर्ड एक साथ होते हैं। इसकी कार्य करने की जो क्षमता होती है वो अपने कंप्यूटर से थोड़ी, लैपटॉप से थोड़ी कम होती है। टैबलेट, आप में से कई बच्चों को टैबलेट मिला होगा 8वीं क्लास में। तो ये इस प्रकार का टैबलेट आता है, जो सरकार की ओर से आपको मिला है टैबलेट, फ्री टैबलेट मिलता है ये। तो आपका भी सपना है टैबलेट प्राप्त करने का, तो अब आपका जो मौका है वो 10वीं क्लास में है। 10th क्लास में आप जो अच्छी मेहनत करके जो अपना वापस, जिन बच्चों का सपना अधूरा रह गया है, वो 10th क्लास में ये टैबलेट हासिल कर सकता है। और मैं आपको पूरी तैयारी करवाऊँगा यहाँ पे, जिससे कि आपका जो टैबलेट का सपना आपको पूरा हो सके। तो ज़रूर आप चैनल के साथ बने रहें। आपको 10वीं क्लास में फुल तैयारी करवाएंगे, जिससे कि आपका जो स्कोर अच्छा हो सके और आप जो अच्छी प्रकार से अपने टैबलेट के सपने को भी पूरा कर सकें। 8वीं में किन किन बच्चों को टैबलेट मिला, कमेंट करके ज़रूर बताना। और किन किन बच्चों का सपना था 8वीं क्लास में टैबलेट लेने का, लेकिन उनका सपना अधूरा रह गया है, वो 10वीं में इस सपने को पूरा करेंगे, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। तो ये टैबलेट जो मोबाइल से थोड़ा बड़ा होता है, इनको जो उंगलियों के द्वारा चलाया जाता है। जैसे मेरे पास जो टैबलेट है वो सैमसंग वाला टैबलेट है, और मैं इसको पेंसिल से चलाता हूँ। ये जो आपके सामने दिखाई दे रहा है वो पेंसिल से लिखता हूँ। ये आपके जो ये वाला जो टैबलेट है वो आपके सरकार की ओर से मिला है। इसमें आप जो अपना लर्निंग वगैरह अच्छे से कर सकते हैं। तो ये ज़रूर आपका भी सपना होगा। इसमें 3 साल का इंटरनेट मिलता है, 20-22 हज़ार का जो ये लगभग 22-25 हज़ार का ये
टैबलेट सरकार की ओर से आपको मिलता है। तो ये कंप्यूटर के आधार पर आकार के आधार पर पहला आपका माइक्रो कंप्यूटर हुआ। अब आता है आपका मिनी कंप्यूटर। अभी तक हमें जो माइक्रो कंप्यूटर को ही पढ़ रहे थे, अब आकार के आधार पर सेकंड टाइप आती है आपका मिनी कंप्यूटर की। तो मिनी कंप्यूटर आकार में थोड़े जो मध्यम आकार के होते हैं और इसके जो सामान्य उद्देश्य वाले होते हैं, ये इसमें कंप्यूटर की माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में इनका जो कार्य शक्ति होती है वो ज़्यादा होती है, कीमत भी ज़्यादा होती है और मेमोरी भी और कार्य करने की गति भी इनकी ज़्यादा होती है। इनमें एक से ज़्यादा CPU होती है और CPU ज़्यादा होते हैं तो एक से ज़्यादा व्यक्ति भी काम कर सकते हैं। इनका उपयोग बड़े बड़े कार्यालय में, बैंक में किया जाता है। इसके बाद में आता है आपका मिनी कंप्यूटर के बाद में मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम जो कंप्यूटर होता है उसमें ये आकार में बहुत बड़े होते हैं, इनकी मेमोरी बहुत ज़्यादा होती है, कार्य करने की गति भी ज़्यादा होती है। कंप्यूटर में एक समय में कई सारे व्यक्ति काम कर सकते हैं, बहुत महंगे भी होते हैं ये। इनका उपयोग रेलवे में, आरक्षण में, बीमा कंपनियों में, अनुसंधान संस्थान में, बड़े बड़े व्यावसायिक संगठन में इनका उपयोग किया जाता है। IBM 4300, IBM 4381, वैक्स 8842 ये सभी मेन फ्रेम कंप्यूटर के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना कंप्यूटर वो आपका सुपर कंप्यूटर, सबसे ज़्यादा पावरफुल कंप्यूटर होता है सुपर कंप्यूटर। बहुत महंगा होता है, ये आकार में बहुत बड़े होते हैं, इनका जो मेमोरी बहुत ज़्यादा होती है और कार्य करने की गति भी सबसे ज़्यादा होती है। उच्च और कोटि की और अधिक जटिल जो गणना होती है वो कुछ ही सेकंड में ये कर सकते हैं। सबसे महंगे कंप्यूटर है ये, कीमत इनकी अरबों रुपयों में होती है। इन पर जो अनेक व्यक्ति एक साथ काम कर सकते हैं। इनका उपयोग वैज्ञानिक अनुसंधान में और मौसम की भविष्यवाणी करने में, अंतरिक्ष अनुसंधान, प्रयोगशाला में, रक्षा संगठन में, नाभिकीय संयंत्र को नियंत्रित करने में, आनुवंशिकी में किया जाता है। परम जो कंप्यूटर है वो सुपर कंप्यूटर का उदाहरण है। ठीक है, परम है, क्रे है, NEC है, DC है, ये सभी आपके सुपर कंप्यूटर के उदाहरण हैं, इसको याद रख लेना। तो ये सुपर कंप्यूटर है, ये आपके आकार के आधार पर 4 टाइप के कंप्यूटर है। थोड़ा सा हम परम कंप्यूटर के बारे में देख सकते हैं, जो कि अपना भारत का बनाया हुआ सुपर कंप्यूटर है, भारत में निर्मित है ये। तो सुपर कंप्यूटर जो है वो आपके भारत में निर्मित है। भारत में कहाँ बनाया गया था इसको, तो भारत में पुणे स्थित जो CDEC है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, इसको CDEC में बनाया गया था, इसका निर्माण किया गया था। यह पूर्णतः भारतीय कंप्यूटर है, याद कर लेना, बहुत गर्व की बात है। परम जो हमारा सुपर कंप्यूटर है और ये कई विदेशों में भी इसको भेजा जाता है। तो इसका निर्माण भारत के लिए बहुत ही बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धि है। परम एक से बढ़कर एक अनेक प्रकार की जो उत्कृष्ट स्वरूप में आए हैं, कई अपडेट इसके आए हैं, जैसे परम 10,000 है, परम अनंत है, परम पदम है। ये सभी परम के जो अलग अलग अपडेट हैं, वर्जन है। इन सुपर कंप्यूटरों का उपयोग भारत में ही नहीं विदेशों में भी हो रहा है। यहाँ से जो दिनों दिन इसकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है और इन कंप्यूटर की जो क्षमता है वो अद्वितीय, यूनिक है। फिर हम देख लेते हैं आपके जो 4-4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। 3 क्वेश्चन 4-4 नंबर के होंगे। जैसे आपके 20वां प्रश्न है आपके कि टिप्पणी लिखनी है वाईफाई के ऊपर, गेटवे के ऊपर, मॉडेम के ऊपर और नेटवर्क टोपोलॉजी के ऊपर। कट, कॉपी, पेस्ट और रीनेम की प्रक्रिया को समझाना है। सोशल मीडिया के उपयोग और इनकी लाभ हानियाँ बतानी है। तो ये क्वेश्चन तो मैंने आपको पहले ही करवा चुका हूँ। ये दोनों क्वेश्चन पिछले वीडियो में आपने अच्छे से देख लिया होगा और भी आपका रिवीजन हो जाएगा। इसके अलावा आपके 7-7 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। टिप्पणी लिखनी है ईमेल के ऊपर, www के ऊपर, HTTP के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर, वेबसाइट के ऊपर और URL के ऊपर। किन्हीं 4 के ऊपर आपको इसमें टिप्पणियाँ लिखनी है। कंप्यूटर की आउटपुट और इनपुट डिवाइस के ऊपर आपको वर्णन करना है। मॉनिटर कितने प्रकार का होता है, प्रत्येक का चित्र सहित वर्णन करना है। प्रस्तुतिकरण से क्या तात्पर्य है, इसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। किसी भी पेज पर हेडर और फुटर डालने की विधि का वर्णन करना है। 7-7 नंबर में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये आपका जो टिप्पणियाँ लिखनी है, इसमें देखो मॉडेम है, वेन है, गेटवे है, ब्रिज है, वाईफाई है। ठीक है, तो ये आपके किताब का ही प्रश्न है। ये आपका पार्ट है, तीसरा पार्ट। तो तीसरे पार्ट का ये प्रश्न पूछा हुआ है। तो तीसरे पार्ट से प्रश्न उठाए गए हैं ये, इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम वाईफाई के ऊपर देख लेते हैं, फिर गेटवे, मॉडेम और नेटवर्क टोपोलॉजी को भी देख। तो ये है आपके वाईफाई का मतलब होता है वायरलेस फिडेलिटी, इसका फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडेलिटी। वाईफाई नेटवर्क पर जो कंप्यूटर को बिना तारों के जोड़ने का काम करने वाले आज की सबसे लोकप्रिय तकनीक है। ये एक वायरलेस नेटवर्क है, इसे WLAN के नाम से जाना जाता है, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, जो कि IEEE यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग पर आधारित है। और वाईफाई जो एलायंस कंपनी का ट्रेडमार्क है, ये भी आपको याद कर लेना है। फिर ये आजकल जो वाईफाई जो पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप, पाम टॉप, वीडियो गेम कंसोल
स्मार्टफोन प्रिंटर इन युक्तियों में वाईफाई का प्रयोग किया जाता है। तो वाईफाई जो आप इनका जो सेल फ़ोन में, टीवी में, रेडियो में सूचनाओं को प्रसारित करने के लिए रेडियो तरंगों का उपयोग करता है। तो ये भी प्रश्न आपके अच्छा बनता है। वाईफाई जो कि इसका प्रयोग करता है तो रेडियो तरंगों का प्रयोग करता है। इसके बाद में ये वाईफाई का संचार है, इसको आप चित्र बनाकर भी समझा सकते हैं। और ये इसके बाद में फिर आपका ब्लूटूथ का पूछे तो ब्लूटूथ का भी आप इसमें वर्णन कर लेना, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लेना, एक बार इसको पढ़ लेना। ब्लूटूथ के बाद में फिर आपका आता है ये मोडेम वाला। ठीक है, मोडेम वाला भी हम देख लेते हैं। इसमें मोडेम बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। मोडेम का पहले भी आया हुआ प्रश्न आपके ये, तो मोडेम को भी हम देख लेते हैं इसमें। इसके अलावा आपके जो नेटवर्क टोपोलॉजी को देख लेते हैं पहले। तो किसी भी नेटवर्क के जो नोड्स को परस्पर जोड़ने के तरीके को टोपोलॉजी कहते हैं। टोपोलॉजी से ही निर्धारित होता है कि नोड्स के मध्य डाटा संचार के कौन कौन से पथ उपलब्ध हैं, कौन कौन से पाथ उपलब्ध हैं। नेटवर्क स्थापित करने की लागत, जटिलता भी काफ़ी सीमा तक है जो टोपोलॉजी पर निर्भर करती है। टोपोलॉजी निर्धारित करते समय इनकी जटिलता, लागत, भविष्य में होने वाली विस्तार आदि बातों का ध्यान देना आवश्यक होता है। कुछ प्रमुख है जो नेटवर्क टोपोलॉजी इस प्रकार से हैं। पहला आपका रेखीय या फिर लीनियर या फिर आपके बस टोपोलॉजी। इसमें सभी जो कंप्यूटर वो केवल एक केबल से जुड़े होते हैं और कंप्यूटर को जोड़ने के लिए सामान्यतः कोएक्सियल केबल काम में ली जाती हैं। केबल के दोनों सिरों पर जो टर्मिनेटर लगे होते हैं। प्रत्येक कंप्यूटर या फिर डिवाइस इस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड NIC द्वारा जो नेटवर्क से जुड़ा होता है और प्रत्येक NIC का एक विशिष्ट पता, यूनिक एड्रेस होता है। तो रेखीय टोपोलॉजी सबसे सरल प्रकार का टोपोलॉजी। प्रश्न आ सकता है कि सबसे सरल प्रकार का टोपोलॉजी कौन सा है, तो रेखीय या फिर आपके बस जो टोपोलॉजी का नाम आपको याद करना है। ये एक केबल होती है, सीधी केबल, इससे सारे जो कंप्यूटर इसमें इस प्रकार से जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रख लेना है। फिर इसके बाद में वृत्ताकार होती हैं जो सर्कल में जुड़े होते हैं, एक रिंग के रूप में होते हैं। ये आपका जो सर्कल या फिर आपके रिंग टोपोलॉजी के रूप में जुड़ा जाता है। इस टोपोलॉजी में सभी जो नोड्स होते हैं एक वलय रिंग के रूप में जुड़े होते हैं। इन नोड्स को परस्पर जोड़ने के लिए ट्विस्टेड पेयर या कोएक्सियल केबल या फिर ऑप्टिकल फाइबर केबल को काम में लिया जाता है। इसमें आता है तारा जो टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी। तो स्टार टोपोलॉजी होता है, इसमें आपके एक स्टार बनता है, बीच में जो हब होता है और इस हब से सारे कंप्यूटर जुड़े होते हैं। ये स्टार की तरह बनता है ये, तो ये भी आपको स्टार टोपोलॉजी के रूप में याद रखना है। फिर इसके बाद में आता है आपका वृक्ष टोपोलॉजी। इसमें आपके जो जैसे ट्री बनता है वैसे इसकी जो ट्री टोपोलॉजी के रूप में इसको जाना जाता है। तो इससे टोपोलॉजी में नोड्स सोपानवत तरीके से जुड़ा होता है, ये आपको याद करना है। सोपानवत जो हायरार्किकल होता है ये। और वृक्ष टोपोलॉजी में जो सभी जो नोड्स होते हैं वो एक सोपानवत तरीके से जुड़ा होता है। पदानुक्रम में सबसे ऊपर वाले नोड्स को रूट नोड्स के रूप में जाना जाता है, ये आपके रूट नोड्स होते हैं। और फिर रूट नोड्स के ऊपर उप नोड होता है जिसको अपन सेकेंडरी हब के रूप में जानते हैं। और ये धीरे धीरे जुड़ते हुए प्रथम, द्वितीय और तृतीय प्रकार से इस प्रकार से आगे शाखाओं में बटे होते हैं। फिर आता है आपका मोडेम। मोडेम एक प्रकार की नेटवर्क युक्ति है। इसमें क्या होता है मोडेम में, इसका मुख्य उद्देश्य संकेत जैसे सिग्नल होता है इसको उत्पन्न करना, जिन्हें एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर आसानी से कम व्यय में भेजा जा सके। हम एनालॉग कंप्यूटर को एनालॉग फ़ोन मोडेम काम में लेते हैं, जिसकी सहायता से कंप्यूटर को फ़ोन लाइन में जोड़ा जाता है। टेलीफोन लाइन पर केवल जो एनालॉग सिग्नल भेजे जा सकते हैं, जबकि कंप्यूटर पर केवल डिजिटल सिग्नल को समझा जाता है। यह डिजिटल सिग्नल से उत्पन्न करता है। इन दोनों के बीच में सामंजस्य स्थापित करने के लिए एक मोडेम की आवश्यकता होती है। मोडेम का क्या काम करता है, यह एनालॉग सिग्नल को डिजिटल और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदलने का काम करता है। मोडेम जो होता है मुख्य रूप से एनालॉग को डिजिटल में और डिजिटल को एनालॉग में बदलने का काम करता है। डिजिटल संकेतों को एनालॉग में बदलना मॉड्यूलेशन कहलाता है और एनालॉग संकेतों का डिजिटल में बदलना डीमॉड्यूलेशन कहलाता है। तो मोडेम की जो शब्द है वो आपके मॉड्यूलेशन, ये एमओ से मॉड्यूलेशन से एमओ बना है और डीमॉड्यूलेशन से डीएम काम में लिया गया है। इन दोनों को जोड़ के मोडेम शब्द बनाया गया है। इनके मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन दोनों एक साथ होता है, इसको मोडेम कहते हैं। डिजिटल को एनालॉग में और एनालॉग को डिजिटल में बदलने की जो प्रक्रिया होती है वो मोडेम के द्वारा होती है। फिर आपका प्रश्न ये इंपॉर्टेंट है आपका, सोशल मीडिया के उपयोग, इनके लाभ और हानियाँ बताइए। तो आइए देख लेते हैं सोशल मीडिया क्या है, सोशल मीडिया के क्या क्या लाभ और हानियाँ हैं। तो एक दूसरे से संवाद का आदान प्रदान करने के लिए कभी कबूतर और डाकिया का प्रयोग करते थे।
एक आदमी को दूसरे आदमी तक पहुंचने में महीनों लग जाते थे। पत्र का जवाब आने के लिए भी महीनों इंतज़ार करना पड़ता था। लेकिन आज 7 समुंदर पार बैठे लोगों को साथ में सीधे बातचीत की जा सकती है, अपना दुख दर्द साझा किया जा सकता है, अपने आसपास के माहौल का अवगत कराया जा सकता है। कहा जाए तो पूरी दुनिया आपकी जो मुट्ठी में समा गई है, इसका पूरा श्रेय जाता है सोशल मीडिया को। एक ऐसी वेबसाइट है, एप्लीकेशन से जो कि उपभोक्ताओं को सामग्रियाँ तैयार करने में, उसे साझा करने में, समर्थ बनाने में, सोशल नेटवर्किंग का हिस्सा लेने में समर्थ है, उसे हम सोशल मीडिया कहते हैं। सोशल मीडिया में लोगों के बीच में जो सामाजिक विमर्श होता है, इसके तहत जो परोक्ष समुदाय नेटवर्क पर सूचना तैयार करते हैं, इसको साझा करते हैं, शेयर करते हैं और आदान प्रदान करते हैं। कुल मिलाकर जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स होती हैं, ऐसा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है जिसके ज़रिए लोग जो उक्त माध्यम में शामिल सदस्यों के साथ विचार, तस्वीरें, वीडियो शामिल करते हैं और उनका आदान प्रदान कर सकते हैं। विश्व भर में लगभग 200 सोशल मीडिया नेटवर्क हैं, सोशल मीडिया साइट हैं, जिसमें आपकी सबसे फेमस कौन कौन सी हैं? फेसबुक है, ट्विटर हैं, ऑरकुट हैं, माईस्पेस है, लिंक्डइन है, फ्लिकर है, वहीं इंस्टाग्राम है, और ये सबसे लोकप्रिय सोशल साइट है। एक सर्वे के मुताबिक विश्व में सबसे ज़्यादा जो यूज़र हैं वो फेसबुक यूज़र हैं, 1 अरब 28 करोड़ फेसबुक इस्तेमाल करने वाले सबसे ज़्यादा हैं। वहीं आज विश्व भर में इंस्टाग्राम के यूज़र की संख्या वो आपके 20 करोड़ के लगभग है। लिंक्डइन के यूज़र हैं आपके 20 करोड़ हैं। माईस्पेस के यूज़र 3 करोड़ हैं। ट्विटर की जो यूज़र हैं वो आपके 9 करोड़ हैं। तो ये प्रमुख है जो आपके सोशल साइट हैं, इनके क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान है, वो भी हम इसमें देख लेते हैं। ये सभी के लोगो बने हुए हैं, क्या क्या प्रतीक चिन्ह है। ये ट्विटर का है, चिड़िया वाला, अब तो चिड़िया उड़ा दी है। यूट्यूब है, और ये फेसबुक है, और ये अपने लिंक्डइन है। तो इसका फ़ायदा क्या है? सोशल मीडिया की जो लोकप्रियता है वो इन दिनों बढ़ती सोपान चढ़ रही है। भारत और भारत से बाहर भी विशेषज्ञ मानते हैं कि सोशल मीडिया आम जनता के लिए ऐसा माध्यम है जिनके जरिए अपने विचार ज़्यादा सशक्त तरीके से रख सकते हैं। पिछले 1 दशक में कई बड़ी खबरें सोशल मीडिया के जरिए लाइमलाइट में आई है। आम आदमी सोशल मीडिया के रूप में ऐसा औजार मिल गया है जिसके ज़रिए अपनी बात बड़ी आबादी तक पहुंचा सकता है। आपको कोई भी बात पहुंचानी है लोगों तक, तो आप सोशल मीडिया का प्रयोग करके इसका पॉजिटिव वे में उपयोग ले सकते हैं। तभी तो आम आदमी तक है जो के साथ राजनेता भी फेसबुक, ट्विटर पर आ गए हैं। आप देखेंगे जितने भी नेता हैं वो सभी ट्विटर चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, ताकि वो लोगों से जुड़े रहें। और फिर आते हैं इसमें लोगों से संवाद करने के लिए सोशल मीडिया एक महत्वपूर्ण माध्यम है। ठीक है, आपको कोई मैसेज करना है, कोई जो बात करनी है, तो आप सोशल मीडिया के माध्यम से बात कर सकते हैं। सोशल मीडिया आज जो बहुत ही ज़रूरी माध्यम हो गया है। इस माध्यम के ज़रिए बहुत बड़ी आबादी अपने विचार साझा किए जा सकते हैं। पिछले 1 दशक में इस माध्यम में काफ़ी विस्तार हुआ है। हाल ही में कई वर्षों में कि बड़े आंदोलन सोशल मीडिया के द्वारा शुरू किए गए। वर्ष 2011 में जनवरी के महीने में फेसबुक के द्वारा ही जो मिस्र में ज़बरदस्त आंदोलन किया गया। ट्यूनीशिया में फेसबुक के ज़रिए जो वहाँ की जो सरकार के खिलाफ आम जनता लामबंद होने लगी। हालात ऐसे हो गए कि सरकार को फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर प्रतिबंध लगाना पड़ा, लेकिन आंदोलन नहीं रुका। वहाँ की जो प्रेसिडेंट है मुबारक, उसको मजबूर होकर वहाँ का इस्तीफ़ा देना पड़ा था। तो ये सोशल मीडिया की पावर है। तो फेसबुक ने जो लंबे अरसे से बिछड़ा पिता बेटी, भाई बहन, दोस्तों को मिलवाने का काम भी किया है। कहते हैं कि हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं, किसी का फ़ायदा भी होता है, उसका नुकसान भी होता है। अब उसको जिस तरीके से उपयोग में लेते हैं वैसा आप उसका एस्पेक्ट आता है। तो अच्छा और बुरा दोनों इसके परिणाम आते हैं। कई तरह की खूबियों के लिए प्रसिद्धि पाने वाला सोशल मीडिया अपवाद नहीं है, उसके जो नुकसान भी हैं। तो सोशल मीडिया के ज़रिए आपराधिक गतिविधियों को भी अंजाम दिया जाने लगा है। 2013 में देश भर में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट और इंडियन IPC, जिसको मैं इंडियन पेनल कोड कहते हैं, इसकी धारा के तहत जो 5212 मामले दर्ज किए गए हैं। इसमें 1203 मामले तो सोशल साइट पर आपत्तिजनक सामग्रियाँ डालने से हैं। तो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग जो ये किन प्रकार दूसरों के अकाउंट को हैक करके आपत्तिजनक तस्वीरें, अन्य सामग्री डालकर उनकी दुश्मनी निकाल रहे हैं। कम उम्र के बच्चे हैं जो फेसबुक पर इस्तेमाल करके शुरू कर दिए हैं, उन पर नकारात्मक असर भी पड़ रहा है। पिछले दिनों SHO की ओर से एक सर्वे किया गया था, जिसके मुताबिक बच्चे जो फेसबुक का इस्तेमाल कर रहे हैं 73% उसमें बच्चों की उम्र 8 से 13 साल है, जबकि फेसबुक पर अकाउंट बनाने की उम्र जो 13 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। एक सर्वे में कहा गया है कि अधिकांश बच्चों के परिजन नौकरी पेशा करते हैं और वे बच्चे बच्चों को समय नहीं दे पाते हैं। तो इस हिसाब से ये बच्चे जो फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया पर मशगूल रहते हैं, और क्योंकि सोशल मीडिया पर उनको एक ऐसा समाज देता है जो उनकी अपनी बातें शेयर कर सकते हैं। तो सोशल मीडिया आजकल जो दिन भर जो इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, यही जो दिन भर जो देखने को मिल रहे हैं, बच्चे जो दिखते हैं जो इसी पर एडिक्ट हो गए हैं।
तो सोशल मीडिया जो साइट है वो ख़तरनाक भी है, इसका इस्तेमाल मनोवैज्ञानिक प्रभाव में ख़तरनाक भी है। मनोचिकित्सकों का कहना है कि सोशल नेटवर्किंग साइट से ज़्यादा इस्तेमाल करने से लोग इनका नशा लग चुका है, लोगों को जो इनका एक आदी हो चुके हैं, एडिक्शन हो चुका है। वे अपने परिवार के प्रति प्रतिबद्धता छोड़कर घंटों मोबाइल और कंप्यूटर पर चिपके रहते हैं। सोशल मीडिया एक परोक्ष माध्यम है, इसका इस्तेमाल लोग परोक्ष रूप में तो लोगों से जुड़े रहते हैं, लेकिन वो आज असल समाज से अलग थलग हो गए हैं। इसका असर है जो यह होता है कि सामाजिक गुणों का विकास नहीं हो पाता है। दूसरी ओर सोशल मीडिया पर लोग अधिक व्यस्त रहते हैं, जिससे कि उनका आउटडोर एक्टिविटी नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा अधिक देर तक बैठे रहने के कारण कई सारी शारीरिक बीमारियां हो जाती हैं। सोशल मीडिया एडिक्शन के मामले खूब सामने आ रहे हैं। कुछ मरीज़ तो 10-12 घंटे इंटरनेट पर बिताते हैं। यह नशा इतना सिर चढ़कर बोलता है कि वे अपने जो परिवार को समय भी नहीं दे पा रहे हैं। उनके परिवार वाले जब इनका विरोध करते हैं तो वे आक्रामक हो जाते हैं, और तो और अगर इंटरनेट ढंग से काम नहीं करता है तो वे गुस्से में आकर जो घर की सामान भी तोड़ने लग जाते हैं। कुल मिला के ये एडिक्शन हो चुका है इस एक प्रकार का। अनेक नगरों में आजकल जैसे जो अलग अलग जो बीमारियों के जो क्लिनिक सेंटर खुल रहे हैं, आने वाले समय में आपको ज़रूर देखने को मिलेगा कि मीडिया एडिक्ट के इलाज के लिए डी एडिक्शन सेंटर खुल गए हैं। वहाँ पर आपको जो सोशल मीडिया से दूर कैसे रहे वो सारी चीज़ें सिखाई जाती है, वो उनसे दूर रहने के उपाय बताए जाते हैं। तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल अब बीमारी का रूप ले चुका है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सोशल मीडिया आज के लोगों के लिए बहुत ही आवश्यक हो गए हैं, लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी कि बचने की ज़रूरत है। जब किसी चीज़ का दुरुपयोग होने लगता है तो वह वरदान नहीं अभिशाप बन जाता है। तो इस प्रकार से सोशल मीडिया के आप है जो लाभ और हानि लिख सकते हैं। ठीक है, ये सोशल मीडिया वाला प्रश्न था ये आपका। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बता दीजिए तीसरा प्रश्न ये सोशल मीडिया के लाभ और हानि 100% आपके वापस पूछा जाएगा ये। ठीक है, इसको अच्छे से आपको याद रखना है। फिर आपका 23वां प्रश्न, इसमें आपको किन्हीं 4 के ऊपर टिप्पणी लिखनी है। ईमेल के ऊपर, या फिर HTTP के ऊपर, www के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर, URL के ऊपर या वेबसाइट के ऊपर आपको टिप्पणी लिखनी है। कोई 4 आपको टॉपिक इसमें चूज़ करना है। तो ये आपका जो पूरा इसमें दे रखा है क्वेश्चन आपकी, ये इसमें टिप्पणियाँ लिखनी है। URL हैं, ईमेल हैं, वेब प्रोटोकॉल हैं, खोज इंजन है, www हैं, इनके ऊपर आपको क्या करनी है, टिप्पणियाँ लिखनी है। तो आप शुरू से इसको देख लेते हैं, इंटरनेट के ऊपर इन सभी के ऊपर टिप्पणियाँ देख लेते हैं कैसे आपको इनके अंदर जो चीज़ें लिखनी होगी। तो आइए, ये आपका जो कंप्यूटर वाला संचार वाला पार्ट है इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं आपके इंटरनेट के बारे में। तो इंटरनेट क्या है, तो 7 नंबर का जो प्रश्न आपके चौथे पार्ट से पूछा जाएगा एक तो आपके। ठीक है, तो इंटरनेट के बारे में आपको लिखना है। तो इंटरनेट कंप्यूटर का एक विशाल नेटवर्क होता है जो विश्व में जो फैले छोटे बड़े कंप्यूटर को आपस में जोड़ता है। एक ऐसा जाल है जो टेलीफोन लाइन, केबल, इनके विभिन्न बेतार के माध्यम से दुनिया भर में कंप्यूटर को जोड़ने का कार्य करता है। इंटरनेट को नेटवर्कों का नेटवर्क कहा जाता है क्योंकि विश्व के लगभग सभी नेटवर्क इंटरनेट के माध्यम से जुड़े होते हैं। इंटरनेट विश्व का सबसे बड़ा और लोकप्रिय नेटवर्क है जिसके माध्यम से हम शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, खेल, राजनीति, संगीत, वाणिज्य, अंतरिक्ष आदि क्षेत्र में किसी भी संबंधित जानकारी को पल भर में प्राप्त कर सकते हैं। इंटरनेट ने दूरियां को समाप्त कर दिया है। इंटरनेट से जुड़ा व्यक्ति अपने कंप्यूटर से विश्व के किसी भी भाग में रहने वाले व्यक्ति से संपर्क कर सकता है। इंटरनेट मल्टीमीडिया तकनीक पर आधारित है। इसके माध्यम से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर किसी भी प्रकार का डाटा जैसे टेक्स्ट, फोटोग्राफ, ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स संचरित किया जा सकता है। सबसे पहला जो आपके इंटरनेट लगा था वो 1960 के दशक में आया था। इंटरनेट का प्रारंभ 1960 के दशक में होता है और 1969 में अमेरिकी रक्षा विभाग के द्वारा ये कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय तथा स्टैनफोर्ड अनुसंधान संस्थान को नेटवर्क के द्वारा जोड़ करके इंटरनेट की शुरुआत की गई थी। इसको सबसे पहले नाम दिया गया था अप्रानेट। याद कर लेना इसका नाम, अप्रानेट इसको नाम दिया गया था। फिर www क्या है, तो www 1989 में ब्रिटिश वैज्ञानिक टिम बर्नर्स-ली, ठीक है, टिम बर्नर्स-ली के द्वारा जो इंटरनेट पर संचार को सरल बनाने के लिए वर्ल्ड वाइड वेब www का आविष्कार किया। ये इंटरनेट के इतिहास में एक क्रांतिकारी खोज थी। 20 दिसंबर 1990 को इन्होंने दुनिया को पहली वेबसाइट लाइव की और 6 अगस्त 1991 को इस वेबसाइट को दुनिया भर के लोगों ने देखा था। इसके बाद अनेक कई तकनीकी विकसित हुई और नए जो नेटवर्क अस्तित्व में आए और इंटरनेट से जुड़ते गए। तो ये www है। करीब 50 वर्षों में लोगों ने एक ऐसा डेटाबेस का सपना देख रहे थे जो कि वैश्विक ज्ञान एवं सूचनाओं को रखता हो, जिसके माध्यम से विश्व के लोगों को आपस में जोड़ा जा सके। अभी सपना पूरा हो चुका है। इसके लिए आवश्यक तकनीक खोज की जा चुकी है। इस तकनीक का नाम है www, वर्ल्ड वाइड वेब। इसको संक्षेप में www कहा जाता है और ये एक प्रकार का डाटाबेस है जो पूरे विश्व में फैला हुआ है। इसका लोगो होता है और ये www का फुल फॉर्म आपको याद
रखना है। फिर आता है आपका HTTP। HTTP क्या होता है? HTTP ये उन नियमों का समूह होता है जो दो या दो से अधिक कंप्यूटर के बीच हाइपर टेक्स्ट को ट्रांसफ़र करने का काम करता है। HTTP एक ऐसी तकनीक है जो यूज़र के द्वारा किसी भी हाइपर टेक्स्ट लिंक को सिलेक्ट किए जाने पर संबंधित डॉक्यूमेंट खुलता है, चाहे वह किसी भी हो। वेब डॉक्यूमेंट को फॉर्मेटिंग और लिंकिंग के लिए HTML का मार्क किया जाता है। वेब सर्वर के द्वारा HTTP को इन्हीं HTML कोडेड पेजों पर दिखाया जाता है और उसका उपयोग में लाया जाता है। तो HTTP एक स्टेटलेस प्रोटोकॉल है जहाँ वेब ब्राउज़र वेब सर्वर से संबंध स्थापित किया जाता है और आवश्यक फाइल डाउनलोडिंग करता है। इसके बाद इस संबंध को विच्छेदित कर देता है। फिर आता है आपका URL और IP क्या होता है? तो URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। एक वेब पेज का पता होता है जिस पर वेबसाइट तक पहुंचने के लिए ब्राउज़र पर लिखा जाता है। हम जैसे मान लो हमको गूगल पे जाना है तो www.google.com लिखेंगे, तो आप गूगल पे सर्च कर जाएंगे, तो ये आपका क्या है? URL। ये जो पता होता है इसको अपन URL कहते हैं। जैसे मान लो एक वेबसाइट है, उदाहरण के लिए URL है http:// ये स्लैश raj.edu.board.rajasthan.government.in। ये यूज़र माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की वेबसाइट पर ले जाएगा। ये एक प्रकार की वेबसाइट का उदाहरण है। तो URL रिसोर्स के बारे में पूरी सूचना रखता है और वेब ब्राउज़र के द्वारा अपनी वर्ल्ड वाइड वेब पर किसी भी डॉक्यूमेंट पेज पर जोड़ने में काम आता है। इसमें आपको यह भी पता नहीं होता है कि रिसोर्स भौतिक रूप से कहाँ पर है। तो ये सारी चीज़ URL के अंतर्गत आती हैं। URL का प्रथम भाग जो होता है उसको कोलन कहते हैं। कोलन से पहले वाले भाग को एक्सेस करने की विधि को बताता है। वेब पर सामान्यतः यही HTTP होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, लेकिन यह FTP ग्राफर भी हो सकता है। इसका जो द्वितीय भाग कोलन के बाद आता है उसको रिसोर्स को बताता है। ये 2 स्लैश होती हैं। इसके बाद में टेक्स्ट सर्वर का नाम बताता है और 1 स्लैश के बाद में फाइल या डॉक्यूमेंट यूज़र से जुड़ा होता है। और ये URL हमेशा जो केस सेंसिटिव होता है। URL टाइप करते समय अपर केस और लोअर केस और सिंबल्स का विशेष ध्यान रखना होता है। फिर आता है वेबसाइट के बारे में। तो वेबसाइट जो होता है वो एक वर्ल्ड वाइड वेब से संबंधित संग्रह को कहा जाता है। साधारण रूप से वेबसाइट एक ऐसा माध्यम होता है जिसकी संरचना उपयोगकर्ता द्वारा अपनी इच्छित प्रारूप में की जाती है। वेबसाइट मुख्यतः एक तरफा संवाद होता है, वन वे कम्युनिकेशन होता है, यानी कि वेबसाइट से प्रकाशित सामग्री मात्र देखी और पढ़ी जा सकती है, परंतु यूज़र उसमें कुछ भी संशोधन कर पाना है जो अपनी प्रतिक्रिया दे पाना संभव नहीं होता है। इस प्रकार जो वेबसाइट को जो एक सुरक्षित घर माना जाता है। वेबसाइट बनाने वाले के लिए नितांत एक स्वविकल्प होता है, किंतु वर्ल्ड वाइड वेब में निरंतर विकास के चलते आजकल वेबसाइट में एक तरफा संवाद की स्थिति भी बदली है। तो ये आपका जो वेबसाइट के बारे में पूरा लिख लेना है। फिर आपका अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर में इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में आपको वर्णन करना है। मॉनिटर कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक का चित्र सहित वर्णन करना। तो ये आपका दूसरा पार्ट है। ये दूसरा पार्ट जो कि आपके ये 14 नंबर का पार्ट है और एक बड़ा जो प्रश्न आपका 7 नंबर का इस पार्ट में से पूछा जाएगा। तो दूसरा पार्ट, चौथा पार्ट और छठा पार्ट, ये लास्ट वाला जो पार्ट है, इसमें से आपके जो बड़े प्रश्न पूछे जाएंगे, इनको आपको अच्छे से याद रखना है। तो संग्रहण युक्त क्या क्या उसमें हम देख लेते हैं। ये आपके इनपुट और आउटपुट के बारे में पूछा गए हैं। तो इनपुट का मतलब जिससे हम डाटा को अंदर भेजते हैं उनको अपन इनपुट युक्तियाँ कहते हैं। जैसे इनपुट युक्तियों के बारे में हम इसमें देखेंगे। सबसे पहले कीबोर्ड के बारे में। इनपुट युक्तियों के द्वारा जो यूज़र जो होता है कंप्यूटर में आंकड़े, सूचना और निर्देश डालने का कार्य करता है और ये युक्तियाँ मानवीय भाषा में दिए गए डाटा निर्देश को कंप्यूटर को समझने में योग्य परिवर्तन करती है और ये अक्षर, संख्या या अन्य चिन्हों को कंप्यूटर की भाषा में अनुवाद भी करती हैं ताकि कंप्यूटर उनको समझ सके और डाटा की प्रक्रिया के बाद में इसके जो युक्तियाँ होती हैं वो आपको जो निर्देशों को अपने तक ले आती हैं। फिर इसमें कौन कौन सी युक्तियाँ होती है, तो इसमें आपका कीबोर्ड होता है, माउस होता है, स्कैनर होता है, जॉयस्टिक होती है, लाइट पेन होता है, OMR होता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर, और OCR होता है, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। ये सभी आपके इनपुट युक्तियों के उदाहरण हैं। ये आपका कीबोर्ड है, सबसे ज़्यादा काम में आने वाला इनपुट युक्ति है कीबोर्ड। और इसमें ये जो कुंजी होती हैं, ये कीबोर्ड के ऊपर ये आपके सबसे लंबी कुंजी होती है, याद कर लेना, इसको स्पेस बार कहा जाता है। ये सबसे लंबी कुंजी होती हैं। बाकी इसमें अलग अलग कुंजियाँ होती हैं और ये स्पेस बार वाली जो कुंजी होती है वो सबसे ज़्यादा लंबी होती है। ये वाली, ये सब कीबोर्ड की सबसे लंबी कुंजी होती है। ऐसा आपके शायद अर्धवार्षिक में एक क्वेश्चन आया था, कीबोर्ड की जो सबसे लंबी कुंजी होती है उसका नाम क्या है, तो स्पेस बार से या नाम इसको याद रखें। फिर आपके इसमें कीबोर्ड के अलावा अगला जो टॉपिक आता है वो आपका माउस आता है। माउस भी एक प्रकार का इनपुट उपकरण है जो कि एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है। इसके ऊपर जो बॉल लगी होती है, इसके ऊपर जो घुमाया जाता है इसको, और कर्सर होता है, इसको ऊपर नीचे लिखा जाता है।
इसके ऊपर 2 या 3 बटन होते हैं, इसको उंगली से दबा करके इसको क्लिक किया जाता है और माउस पैड पर इधर उधर सरकाने पर मॉनिटर पर एक तीर का जैसा आकृति बनती है। इस आकृति को क्या कहते हैं, माउस पॉइंटर कहते हैं, या फिर इसको कर्सर के रूप में जाना जाता है। इसमें आपके अलग अलग प्रकार के होते हैं, सिंगल क्लिक है, डबल क्लिक है, राइट क्लिक है, ड्रैग एंड ड्रॉप है, ऑप्टिकल माउस, ये सभी आपके अलग अलग प्रकार के इसके कार्य हैं माउस के। जॉयस्टिक जो कि आपके 3D गेम खेलने में काम आती है ये, ठीक है, तो ये गेम्स में फायर करने में काम आती है। तो ये जॉयस्टिक एक प्रकार का इनपुट उपकरण होता है। स्कैनर, किसी भी चीज़ को स्कैन करने के लिए, कंप्यूटर में स्कैन करने के लिए स्कैनर काम में लिया जाता है। वेब कैमरा ऑनलाइन इनपुट उपकरण है ये, जिसमें तस्वीरें लाइव भेजी जाती हैं। डिजिटल कैमरा ये भी आपका इनपुट उपकरण का उदाहरण है। इसके अलावा आपके जो लाइट पेन है ये भी आपका एक प्रकार का जो टच पेन होता है, यहाँ पे टच पेन के रूप में इसको काम में लिया जाता है। ये भी एक प्रकार का जो इनपुट उपकरण है। फिर डिजिटाइज़र भी आपका जो एक प्रकार का एक ड्राइविंग सतह होती है, जो डिजिटाइजिंग टेबलेट के रूप में इसको जाना जाता है, ड्राइविंग वगैरह करने में काम आती हैं। ये ग्राफ टेबल भी कहा जाता है इसको। माइक्रोफोन, किसी भी आवाज़ को इनपुट करने के लिए माइक्रोफोन का उपयोग किया जाता है। जैसे मेरी आवाज़ आप तक सुनाई दे रही क्योंकि मैं माइक्रोफोन के द्वारा बोल रहा हूँ, इस माइक्रोफोन में वो आवाज़ इसके अंदर जाएगी और फिर वो आवाज़ जो अंदर जाती है वो माइक्रोफोन के द्वारा जाती, और आपके जो आवाज़ आ रही है फ़ोन में वो आउटपुट के रूप में आती है, जो कि आपका स्पीकर आपको आवाज़ देता है। तो आउटपुट में क्या क्या आता है, आउटपुट में आपके जो प्रिंटर होता है, ठीक है, प्रिंटर होता है, इसके अलावा मॉनिटर होता है। मॉनिटर सबसे ज़्यादा काम आने वाली एक आउटपुट युक्ति है, याद कर लेना इसको। मॉनिटर फिर आपके अलग अलग प्रकार के होते हैं। एक प्रश्न आपका ये भी है कि मॉनिटर कितने प्रकार का होता है, वर्णन करना है। तो मॉनिटर है जो 2 प्रकार के होते हैं, CRT मॉनिटर और FPD मॉनिटर। CRT का मतलब कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर, इसमें जो कैथोड रेड पिक्चर काम में ली जाती हैं और इसके ऊपर जो फास्फोरस का लेप होता है। और दूसरा फिर आपका जो LCD मॉनिटर होता है, अलग अलग प्रकार की मॉनिटर है, जिसमें आपके दे रखें पूरी किताब आपको अपने ऐप के अंदर मिल जाएगी, वहाँ से इसको डाउनलोड करके अच्छे एक बार ज़रूर पढ़ना। प्रिंटर है वो भी आपके आउटपुट उपकरण के उदाहरण हैं। 2 प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। फिर इसके बाद में जो अलग अलग प्रकार की प्रिंटर दे रखे हैं आपको इसमें, इसके बाद में जो अगला जो आपका जो आउटपुट उपकरण है वो आपका आता है प्लॉटर। प्लॉटर भी एक प्रकार के जो आपका प्रिंटर ही एक प्रकार का ये आपका जो आउटपुट उपकरण है। स्पीकर, जो आप आवाज़ आपको सुनाई दे रही वो स्पीकर के द्वारा सुनाई दे रही मेरी आवाज़, तो ये आपका एक आउटपुट उपकरण है स्पीकर। और जो मैं बोल रहा हूँ वो आवाज़ आप तक आ रही है, इसका कारण ये कि वो मैंने माइक्रोफोन के द्वारा कंप्यूटर के अंदर भेजी, टैबलेट के अंदर भेजी, तो वो उसको इनपुट किया माइक्रोफोन के द्वारा और आप तक आवाज़ आ रही वो स्पीकर के द्वारा आ रही, जो कि एक आउटपुट उपकरण का उदाहरण है। प्रोजेक्टर, ये भी आपका जो आउटपुट उपकरण का ही उदाहरण है। तो इस प्रकार से आपको ये सभी मैं एक वीडियो आपके और अलग से अपलोड कर दूँगा, जिसमें आपके पार्ट के पीछे के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनको हम कवर कर लेंगे, ताकि आपका जो पेपर बहुत ही शानदार हो जाए और इसमें से कोई भी प्रश्न आपके गलत ना हो। तो ये सभी जो प्रश्न आपके किताब के पीछे के जो प्रश्न है वो यहीं से पूछे गए, देख सकते हैं आप, ये पेज की आकृति वाला प्रश्न यहाँ से पूछा गया है। इसके अलावा ये सभी जो प्रश्न है आपके इसमें, ये स्लाइड लेआउट वाला प्रश्न आपके यहाँ से पूछा गया है, ये किताब के पीछे के प्रश्न है ये, ठीक है। तो ये सभी प्रश्न एक बार आप ज़रूर इसको अच्छे से याद कर लेना, इसी में से आपके जो प्रश्न पूछे जाएंगे। ये मेल मर्ज वाला प्रश्न आप याद कर लेना, एक प्रस्तुतिकरण वाला प्रश्न उत्तर याद कर लेना, एक आपको ये पेज के ऊपर जो हेडर फुटर वाला प्रश्न याद कर लेना, और एक पेज को प्रिंट करने की विधि वाला प्रश्न याद कर लेना। 4 प्रश्न, इसमें से एक बड़ा प्रश्न आपके 7 नंबर का यहाँ से पूछा जाएगा। इनको आपको अच्छे से याद कर लेना, किताब में से आपको इनके उत्तर मिल जाएंगे। तो ये एक वीडियो आपका स्पेशल और आने वाला है, जिसमें आपकी किताब के जो जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं उनको मैं आपको बता दूंगा। साथ ही आप इस वीडियो को अच्छे से देख लेना, बार वापस रिपीट करके, तो आपको जो और भी समझ में आ जाएगा किस प्रकार से आपके प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। ऐप के अंदर जो आपका टेस्ट सीरीज है उसको आप ज़रूर विजिट करना। टेस्ट सीरीज़ में आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, 99 की मात्र आपके टेस्ट सीरीज़ है, और इस टेस्ट सीरीज़ में आप जो टॉप 3 बच्चे रहेंगे उन टॉप 3 बच्चों को मिलेगा 1100 रुपये की पुरस्कार राशि। तो ये 1100 रुपये की राशि अगर आपको प्राप्त करनी है तो आप ऐप के अंदर टेस्ट सीरीज़ को ज़रूर ज्वाइन कर लेना, और ये आपके रिजल्ट आएगा उसके बाद में टॉप 3 बच्चों को मिलेंगी 1100 रुपये की पुरस्कार राशि। तो आपका भी सपना है तो एक बार टेस्ट सीरीज़ को विजिट करके एक बार ज़रूर ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत। व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।